बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एमडी के 2026 केमिस्ट्री रिएक्शन काइनेटिक 2026 में जो सिलेबस में एमडी के में कंटेंट्स हैं उसमें केमिकल काइनेटिक्स जिसमें डेफिनेशन, रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट इक्वेशन को डिस्कस करेंगे, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट। ये वो टर्म्स हैं जिनको हमने इस चैप्टर में हमने या इन कंटेंट को हमने इस चैप्टर के अंदर स्टडी करेंगे। Starting from the introduction of reaction kinetic, what is the definition of reaction kinetic? It is a branch of chemistry which deals the rate of a chemical reaction mechanism, and the factor that affect the rate of a chemical reaction is called chemical kinetics या reaction kinetics। इसके अंदर हम रेट ऑफ रिएक्शन को स्टडी करती हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन को स्टडी करेंगे, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन को स्टडी करेंगे, रेट डिटरमिनिंग स्टेप एंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये वो तमाम कंटेंट हैं जिसको हम तमाम फैक्टर्स हैं जिसको हम रिएक्शन काइनेटिक या केमिकल काइनेटिक के अंदर हम स्टडी करते हैं। रिएक्शन काइनेटिक में ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ अ रिएक्शन हम रिएक्शन को 3 टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं। वेरी फास्ट रिएक्शन, जो आयनिक कंपाउंड्स के रिएक्शंस होती हैं वो वेरी फास्ट रिएक्शंस होंगे, जो जितने भी आयनिक कंपाउंड्स के रिएक्शन होती हैं। वेरी स्लो रिएक्शन, रस्टिंग ऑफ आयरन इज अ स्लो रिएक्शन एंड आल्सो fermentation is also a slow reaction, fermentation and rusting of iron। एंड मॉडरेट स्लो रिएक्शन जो है वो हाइड्रोलिसिस की जो रिएक्शंस होते हैं ये मॉडरेट होती हैं। सो हम रिएक्शन को 3 टाइप में क्लासिफाई करती हैं ऑन द बेसिस ऑफ अ रेट ऑफ अ रिएक्शन। यूनिट ऑफ रेट ऑफ अ रिएक्शन, चेंज इन कंसंट्रेशन, ये डेफिनेशन भी है। रेट क्या होता है? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट गिवन टाइम पीरियड में, तो इसका यूनिट मोल पर डेसीमीटर क्यूब और पर सेकेंड इज द यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। सो रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट मोल पर डेसीमीटर क्यूब पर सेकेंड जो है रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट होगा। ग्राफिकली हम इसको रिप्रेजेंट जो करते हैं, रिएक्शन ए से बी में कंप्लीट हो रहा है। अलॉन्ग एक्स एक्सिस हम टाइम लेंगे, वाई एक्सिस पर कंसंट्रेशन, ये रिएक्टेंट है जिसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी, जिससे प्रोडक्ट जिसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी। सो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन आप देख रहे हैं, ये रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन एज द रिएक्शन प्रोसीड इंक्रीज होगी। बट जब हम रेट की बात करते हैं तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन द गिवन टाइम पीरियड इज कॉल्ड द रेट ऑफ अ रिएक्शन। द रेट ऑफ रिएक्शन increases as the reaction proceed, decreases as the reaction proceed, या remain same as the reaction proceed, or may decrease or may increase, it decreases as the reaction proceed, option बीटा। और ये क्वेश्चन लास्ट ईयर सितंबर 2025 एमडीकेट में पूछा भी गया है कि याद रखिएगा जैसे रिएक्शन प्रोसीड करते हैं उसका रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा डिक्रीज करेगा। टाइप्स ऑफ अ रेट ऑफ रिएक्शन, देयर आर 2 टाइप्स। नंबर 1 इज द इंस्टेंटेनियस रेट एट एनी इंस्टेंट, जो हम किसी भी इंस्टेंट के ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड करते हैं उसे हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस रेट। और एवरेज रेट बिटवीन 2 स्पेसिफिक टाइम इंटरवल, जो हम रेट फाइंड करेंगे दैट इज कॉल्ड द एवरेज रेट। अब हमने यहाँ पर 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट समझने हैं। इन द बिगिनिंग ऑफ द रिएक्शन, अभी रिएक्शन स्टार्ट हुआ है, इंस्टेंटेनियस रेट ग्रेटर देन द एवरेज रेट। मीन अभी रिएक्शन स्टार्ट हुआ है तो शुरू में इंस्टेंटेनियस रेट ज्यादा होगा एवरेज रेट से। एट द एंड ऑफ रिएक्शन एवरेज रेट इज ग्रेटर देन द इंस्टेंटेनियस रेट, रिएक्शन के आखिर पर एवरेज रेट जो है वो ज्यादा होगा इंस्टेंटेनियस रेट से। व्हेन द एवरेज रेट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो इन एवरेज रेट, दो एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट जो है वो दोनों इक्वल होंगे। सो दीज आर 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट। जब एवरेज रेट में चेंज इन टेम्परेचर टाइम जो है डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो होगा तो दोनों रेट जो होंगे वो इक्वल होंगे। अब इसमें एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर जिसको आपने समझना, इंस्टेंटेनियस रेट में इंस्टेंटेनियस रेट माइनस डी और डी टी हम कब रिप्रेजेंट करती हैं? दैट रिप्रेजेंट द डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अगर माइनस का साइन होगा तो वो ये रिप्रेजेंट करता है कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में डिक्रीज है। सो अगर हम इसको यूं लिखें प्लस डी ए कंसंट्रेशन और बी कंसंट्रेशन over dt, that represent increase in concentration of product, ये प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में इंक्रीज को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये 2 पॉइंट आपने याद रखने हैं। अगर नेगेटिव का साइन होगा दैट रिप्रेजेंट डिक्रीज इन कंसंट्रेशन रिएक्टेंट, और अगर पॉजिटिव का साइन होगा दैट रिप्रेजेंट इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। इसी से रिलेटेड एमडीके 2025 में ये क्वेश्चन आया था। जनरल रिएक्शन लिखा हुआ था, फॉलोइंग डज नॉट एक्सप्रेस द रिएक्शन रेट, डज नॉट एक्सप्रेस द रिएक्शन रेट माइनस डी बी
तो बी रिएक्टेंट है, तो अल्फा ऑप्शन करेक्ट है। बीटा ऑप्शन में डी डी बी, डेल्टा जो है डी है, डी इसमें, और ये ऑप्शन भी करेक्ट है, पॉजिटिव का साइन है। चार्ली में ए के साथ नेगेटिव का साइन है, तो ए रिएक्टेंट है, ये ऑप्शन भी करेक्ट है। डेल्टा में सी लिखा हुआ है, कंसंट्रेशन चेंज इन कंसंट्रेशन सी, डेल्टा का डी का मतलब है चेंज इन कंसंट्रेशन, तो यहाँ पर पॉजिटिव साइन आना था, नेगेटिव साइन नहीं आना था। सो इसका आंसर क्या होगा, डेल्टा, बिकॉज हमने डज नॉट एक्सप्रेस बताना था। तो सिंपल आपने सिर्फ देखना है, अगर रिएक्टेंट होगा तो उसके साथ साइन नेगेटिव का होगा, अगर प्रोडक्ट का हम इंस्टेंटेनियस स्टेट लिखेंगे तो उसके साथ जो साइन होगा वो पॉजिटिव का यूज होगा। स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट, ये जैसे हम कहते हैं वेलोसिटी कांस्टेंट। The rate of reaction when the concentration of reactants are unity is called specific rate constant of chemical reaction। जैसे एक रिएक्शन लिखा है तो रेट ऑफ रिएक्शन के और इसकी पावर ए होगी और इसकी पावर जो है वो बी होगी। जो कोफिशिएंट्स होते हैं इनको हम पावर में लिखते हैं। अगर हम ए को 1 मोल के इक्वल लिखें और बी को भी 1 मोल के इक्वल लिखें, तो 1 की पावर जब हम लेंगे स्मॉल ए या स्मॉल बी तो 1 के इक्वल ही होगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन किसके इक्वल होगा, रेट कांस्टेंट के इक्वल होगा, के इक्वल होगा। रेट कांस्टेंट डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, टेम्परेचर को चेंज करेंगे तो रेट कांस्टेंट जो है वो चेंज होगा। अब रेट कांस्टेंट के का यूनिट क्या होगा, जो रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट होगा। अभी हमने लास्ट में रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट हमने देखा था मोल पर डेसीमीटर क्यूब पर सेकेंड इज द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन के इक्वल होगा। यहाँ एक इंपॉर्टेंट पार्ट आपने याद रखना है, जब भी क्वेश्चन में लिखा होगा रेट का वर्ड तो याद रखिएगा रेट का मतलब होता है रेट ऑफ रिएक्शन। जहां सिर्फ रेट लिखा होगा ना उसका मतलब होगा रेट ऑफ रिएक्शन। जहां पर उन्होंने के को लिखा होगा तो के लिए प्रॉपर पूरा वर्ड लिखा होगा रेट कांस्टेंट। के जो होता है ये हमेशा इसके लिए जो स्टेटमेंट में क्वेश्चन की स्टेटमेंट में लिखा होगा वो हमेशा रेट कांस्टेंट लिखा होगा। ये 2 पॉइंट आपने याद रखने हैं। यहाँ भी स्टूडेंट एक मिस्टेक करती हैं, जहाँ पर रेट लिखा होगा उसको रेट कांस्टेंट समझ लेती हैं, विच इज रॉन्ग। रेट का मतलब है रेट ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट जो होगा उसे हम के लिखते हैं। यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन एंड द रेट कांस्टेंट आर सेम फॉर द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। किस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए के का यूनिट वो होगा सेम होगा, तो डेट इज द फॉर जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इसके लिए आपने एक फॉर्मूला याद रखना है, के इज इक्वल टू मोल पर डेसीमीटर क्यूब, मोल पर डेसीमीटर क्यूब 1 माइनस n पर सेकेंड। इस फॉर्मूले से आप डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के यूनिट फाइंड कर सकते हैं, के डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के। और आपने याद रखना है कि यूनिट ऑफ के जो है ये डिपेंड करता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के ऊपर। डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का के का डिफरेंट यूनिट होगा, तो हम के यूनिट से भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को फाइंड कर सकते हैं। तो अगर यहाँ पर हम 1 लें, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, तो फर्स्ट ऑर्डर का यूनिट जो होगा वो पर सेकंड जो है वो फर्स्ट ऑर्डर का यूनिट होता है। तो जीरो ऑर्डर का यूनिट जो होगा जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का सेम होगा जो रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट होता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। The sum of all the exponents to which the concentration of the rate equation are raised is called order of reaction। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जैसे ये रिएक्शन आपके सामने लिखे है, अब इसमें a की पावर जो है वो स्मॉल a और b की पावर जो है वो स्मॉल b है, और हम इन दोनों को जब ऐड करेंगे दैट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जब भी हम फाइंड करते हैं, या तो आपको रिएक्शन में लिखा होगा स्लो रिएक्शन। स्लो रिएक्शन में जो रिएक्टेंट के मोल्स होंगे आप उनको सिंपली ऐड करेंगे तो वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के इक्वल होगा। और इस इक्वेशन को हम कहते हैं रेट इक्वेशन, दिस इज अ रेट इक्वेशन, या हम इसे रेट लॉ भी कहते हैं, जिससे रेट लॉ और रेट इक्वेशन और रेट लॉ में जो कोफिशिएंट्स होते हैं एक्सपोनेंट होंगे आप उनको ऐड करेंगे तो वो भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के इक्वल होगा। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने समझने हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज अ एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को हम एक एक्सपेरिमेंट से ही फाइंड करते हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में भी जीरो, नेगेटिव या फ्रैक्शन में हो सकता है। इट इज डिटरमिन्ड फ्रॉम स्लोएस्ट स्टेप, क्योंकि स्लोएस्ट स्टेप को हम कहते हैं रेट डिटरमिनिंग स्टेप, तो ये रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमिन करते हैं। एनीथिंग प्रेजेंट इन एक्सेस इज नॉट काउंटेड इन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जो चीज भी एक्सेस में होती है उसको हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में काउंट नहीं करते। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, प्रोडक्ट के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं होगा। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करते हैं। अगेन दैट डिपेंड अपॉन किस टाइप का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है।
अगर हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की टाइप्स देखें तो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, सूडो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, फ्रैक्शनल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब हम इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले है जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, द रिएक्शन हुज रेट independent on the concentration of reactants are called zero order of reaction। means zero order of reaction का जो रेट होगा वो concentration पर independent होगा। first order of reaction whose rate is directly proportional to the concentration of one reactant, हम इसका रेट इक्वेशन इस तरह से लिख सकते हैं, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। अगर किसी भी रिएक्शन में रेट जो है वो सिंगल रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है, so that is called the first order of reaction। now second, reaction rate whose proportional to the square of the one reactant, या तो एक रिएक्टेंट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा या दो रिएक्टेंट के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और द प्रोडक्ट ऑफ द टू रिएक्टेंट कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, तो हम उस ऑर्डर को कहते हैं इट इज अ सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, द रिएक्शन हुज रेट इज प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ वन रिएक्टेंट, या तो एक ही रिएक्टेंट के क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, या प्रोडक्ट ऑफ थ्री रिएक्टेंट ऑफ कंसंट्रेशन, या ए का स्क्वायर और बी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ये तीन डिफरेंट फॉर्म हो सकती हैं, और इसकी जो थर्ड फॉर्म है मीन इट कैन बी द प्रोडक्ट ऑफ ए इंटू बी और इंटू सी, ये भी हो सकता है, लेकिन हायर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होती हैं वो बहुत रेयर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होती हैं। pseudo first order of reaction, higher order of reaction behave like a first order of reaction because one reactant is present in a large excess। जो higher order of reaction में अगर एक reactant large excess में होगा ना, हम उसे कहते हैं pseudo first order of reaction। अभी हमने पीछे पढ़ा था कि excess reactant को हम order of reaction में काउंट नहीं करते। fractional order of reaction, reaction whose order is a fraction mean 1/2 3/2 is determined experimentally, जिसको हम एक्सपेरिमेंट डिटरमिन करती हैं उसे हम कहते हैं फ्रैक्शनल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब आपने एक इस चार्ट को अंडरस्टैंड करना है। फर्स्ट ऑर्डर में रेट इक्वेशन होगी, रेट इज इक्वल टू के ए, के का यूनिट होगा पर सेकंड। अब के का यूनिट का फॉर्मूला मैं पीछे डिस्कस कर चुका हूं। हाफ लाइफ फाइंड करने के लिए टी हाफ लाइफ 0.693 ओवर के, और एग्जांपल है डीकंपोजिशन ऑफ N2O5 N2O4 में और ऑक्सीजन में। आपको यहां नजर आ रहा है कि इसका कोएफिशिएंट 2 है, लेकिन जब हम इस इक्वेशन का रेट लिखते हैं तो याद रखिएगा इसका रेट जो है सिंगल रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स के ऊपर डिपेंड करता है, N2O5 कि एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। दैट्स व्हाई इट इज अ फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में अब इसमें दो इक्वेशन, या तो ए और बी के प्रोडक्ट होगा या ए का स्क्वायर हो सकता है। इसमें के का यूनिट पर मोल डेसीमीटर क्यूब पर सेकंड, जो मैंने आपको फॉर्मूला डिस्कस किया तो उसी में आप इसकी वैल्यू पुट करें तो आपको ये यूनिट मिल जाएगा। इसकी हाफ लाइफ का फॉर्मूला है 1/KA। सो दिस है इक्वेशन ऑफ अ सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। आप दोनों की पावर को ऐड करेंगे तो आपको 2 मिलेगा और इट इज अ सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में ए और बी का स्क्वायर हो सकता है या ए का क्यूब हो सकता है। इसमें के का यूनिट पर मोल DM6 पर सेकेंड होगा, और इसमें हाफ लाइफ का फॉर्मूला 1.5 KA स्क्वायर होगा, और ये आपने फेरी क्लोराइड की याद रखनी है। ये इक्वेशन जो है ये थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की इक्वेशन होगी। ये आपको FeCl3 का 1 मोल और Ki के 2 मोल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इसका रेट। नेक्स्ट है जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन रेट जो है के होगा और मोल पर डेसीमीटर क्यूब पर सेकंड है, और इसमें हाफ लाइफ A/2K है। जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की एग्जांपल्स क्या होती हैं? फोटोकेमिकल रिएक्शंस। ये एग्जांपल तो थर्ड ऑर्डर की है, यहाँ पर आएगी। फोटोकेमिकल रिएक्शन जो हैं ये जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। पहला आपने पॉइंट याद रखना है फोटोकेमिकल रिएक्शन। नंबर 2 आपने याद रखना है एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन, दिस इज आल्सो जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। और नंबर 3 डीकंपोजिशन ऑफ अमोनिया, आल्सो डीकंपोजिशन ऑफ अमोनिया जो है ये भी जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की एग्जांपल है। ये आपने 3 एग्जांपल जो है इसमें याद रखनी है। सूडो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इसका रेट के का होगा, के ए, क्योंकि ये एक रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है। जो एक्सेस रिएक्टेंट होगा उसमें हम काउंट नहीं करते। इसमें के का यूनिट पर सेकंड होगा। हाफ लाइफ का सेम वही होगा जो फर्स्ट ऑर्डर के लिए। ऑल हाइड्रोलिटिक रिएक्शंस, हाइड्रोलिसिस टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, इट इज एग्जांपल ऑफ सूडो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन।
फ्रैक्शनल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इसमें पावर जो होगी इसमें वो कोई भी फ्रैक्शन में हो सकती है, 1.5 2.5, डिफरेंट इसमें के का यूनिट होगा, डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ का फॉर्मूला भी डिफरेंट होगा। रिएक्शन इन्वॉल्विंग फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, formation of methyl chloride, dichloromethane, chloroform और carbon tetrachloride, these are the examples of fractional order of reaction। आपने order of reaction को बैलेंस केमिकल इक्वेशन से आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए या तो आपको ये एग्जांपल्स याद करनी है, या जो आपको मैंने शुरू में पॉइंट्स बताए आपको वो पता होना चाहिए, या आपको इसकी रेट इक्वेशन अगर किसी की पता होगी तो आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड कर सकती हैं। अभी इसके बाद हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के डिफरेंट मेथड्स भी देखेंगे कि कैसे कैसे हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड करते हैं। लेकिन एक बात याद रखनी है आपने, हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन से कभी भी किसी रिएक्शन का ये नहीं बता सकते कि इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या है। यूएचएस एमडीके 2025 का ये क्वेश्चन है, फाइनल इक्वेशन फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेट इक्वेशन इन टर्म ऑफ कंसंट्रेशन। इन टर्म ऑफ रेट ला, रेट कांस्टेंट की तो ये डेफिनेशन नहीं है, रेट ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन भी नहीं है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की भी नहीं है, तो आंसर इसमें क्या होगा, अल्फा। इट इज अ डेफिनेशन ऑफ अ रेट ला। हम रेट ला इसको कहते हैं जो फाइनल इक्वेशन होगी रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिएक्शन रेट इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन। ये सजम्बो एमडीके 2025 का ये क्वेश्चन है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ केमिकल रिएक्शंस डिफाइंड एज, डेफिनेशन है। तो दैट्स व्हाई मैं अक्सर आप लोगों को कहता हूं कि आप लोगों ने हर टॉपिक की डेफिनेशन लास्ट में याद करनी है, क्योंकि डेफिनेशन से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। सो इट इज अ पावर टू विच द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज रेज इन द रेट इक्वेशन। तो ऑप्शन इज चार्ली। जो भी हमने रेट इक्वेशन देखी थी, जो रेट इक्वेशन के पावर होगी आप उनको ऐड करेंगे तो वही आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मिलेगा। ये बीयूएमएचएस एमडी का क्वेश्चन है, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर अ पार्टिकुलर रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। मीन यहां पर रेट कांस्टेंट की बात कर रहे हैं, के की बात कर रहे हैं, के का यूनिट किस पे डिपेंड करता है। तो अभी मैंने आपको एक शॉर्टकट फॉर्मूला भी बताया था, तो इट डिपेंड अपॉन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए के का यूनिट डिफरेंट होगा, जैसे के इज इक्वल टू मोल पर डेसीमीटर क्यूब, और इसकी पावर लेंगे 1 माइनस एन और पर सेकेंड। यहां पर n की वैल्यू क्या हो सकती है, n कैन बी 0, n 1 2 3, बिकॉज मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 3 होते हैं। 3 से ज्यादा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एग्जिस्ट नहीं करता, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। सो मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होगा वो 3 ही होगा। रेट कांस्टेंट डिपेंड्स अपॉन, अभी हमने के की बात की, किस पे डिपेंड करते हैं, डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर। टेम्परेचर को चेंज करेंगे तो के की वैल्यू चेंज होती है, और आपने देखा होगा अक्सर जो कांस्टेंट्स होती हैं वो टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहे हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विच इज द रेट इक्वेशन, इस रेट इक्वेशन का आपने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताना है। इसमें के ए की पावर 1 है और b की पावर 1/2 है, तो अगर हम इनको ऐड करें 1 प्लस 0.5 है, तो आपके पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, 1.5। सो ऑप्शन इज चार्ली। अगर आपको इस तरह से रेट इक्वेशन गिवन हो तो आपने उनकी पावर को ऐड करना है, वो आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन देंगे, उसी से हमें पता चलेगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड करने के डिफरेंट मेथड्स हैं, ये 5 मेथड आपकी बुक में लिखे हुए हैं। फर्स्ट है हिट एंड ट्रायल मेथड। अब जिसका फर्स्ट मेथड ही हिट एंड ट्रायल हो तो आप उसको कैसे एग्जैक्ट फाइंड कर सकते हैं, या एक इक्वेशन को देखकर आप कैसे बता सकते हैं कि इसका ऑर्डर क्या होगा। तो ग्राफिकल मेथड, डिफरेंशियल मेथड, हाफ लाइफ मेथड एंड मेथड ऑफ लार्ज एक्सेस है। मेथड लार्ज एक्सेस जो है ये सूडो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, और हाफ लाइफ मेथड यहाँ पर इसका ऑर्डर, ये वाला जो मेथड है ये अभी हम स्टडी करेंगे कि हम इससे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हाफ लाइफ से कैसे फाइंड करते हैं। सो व्हाट इज हाफ लाइफ पीरियड, तो सबसे पहले हम हाफ लाइफ देखते हैं। टाइम रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 50% ऑफ रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट इज कॉल्ड हाफ लाइफ पीरियड। 50% रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट में चेंज होगा, जितना टाइम उसको रिक्वायर है, दैट इज कॉल्ड हाफ लाइफ पीरियड। इसके यूनिट आर सेम एज टाइम की, जैसे सेकेंड, मिनट्स, आवर्स, ये हम टाइम हाफ लाइफ पीरियड के यूनिट ले सकते हैं, जैसे टाइम के हम यूनिट लेते हैं। इसको हम T1/2 से रिप्रेजेंट करते हैं हाफ लाइफ को। एग्जांपल्स, हाफ लाइफ N2O4 का 45 डिग्री सेल्सियस पर 24 मिनट इसकी हाफ लाइफ है, जबकि यूरेनियम विच इज अ फर्स्ट ऑर्डर होता है यूरेनियम का, और इसकी हाफ लाइफ 710 मिलियन ईयर्स या 7.1 10 8 जो है ये इसकी हाफ लाइफ है। ये दोनों इंफॉर्मेशन है, ये इंफॉर्मेशन आपने लाजमी याद करनी है, क्वेश्चन में पूछी जाती है अक्सर इंफॉर्मेशन। हाफ लाइफ पीरियड हम कैसे फाइंड करते हैं, अब ये एरो थोड़े से आगे पीछे हो चुकी हैं। 100 ग्राम से 50 ग्राम जब चेंज होगा, 100 ग्राम से 50 ग्राम, 50 से 25 ग्राम, 25 से 12.5 ग्राम, यहाँ पर 12.5 ग्राम यहाँ पर होगा, ठीक है, 25 ग्राम
100 ग्राम से 50 ग्राम, 50 ग्राम से फर्दर 25 ग्राम, 25 ग्राम से 12.5। तो हम इसको हाफ कर रहे हैं, 50-50% चेंज कर रहे हैं। तो हाफ लाइफ, ये नंबर ऑफ हाफ लाइफ, ये फर्स्ट हाफ लाइफ, ये सेकेंड हाफ लाइफ, ये थर्ड हाफ लाइफ, टोटल इस चार्ट के अंदर 3 हाफ लाइफ्स हैं। ठीक है, हाफ लाइफ टाइम पीरियड कितना, 30 मिनट, 30 मिनट और 30 मिनट, तीनों हाफ लाइफ जो हैं वो सेम है, 30 मिनट है। अब इसमें एक और चीज़ आपने समझनी है, परसेंट डिकम्पोजिशन। 50% डिकम्पोज होगा फर्स्ट हाफ लाइफ में, सेकेंड हाफ लाइफ में 75% डिकम्पोज होगा, थर्ड हाफ लाइफ में 87.5% डिकम्पोज होगा। अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा, फर्स्ट हाफ लाइफ में हमेशा 50% डिकम्पोज होता है, सेकेंड हाफ लाइफ में जब 2 हाफ लाइफ होंगी हमेशा 75% डिकम्पोज, और थर्ड हाफ लाइफ में हमेशा 87.5% डिकम्पोज। आप इसको फिक्स समझें कि जब भी स्टेटमेंट में ये लिखा हो ना 87.5%, उसका मतलब है 3 हाफ लाइफ हैं। जहां लिखा हो 75% उसका मतलब है 2 हाफ लाइफ हैं। जहां 50% लिखा हो उसका मतलब है 1 हाफ लाइफ। सो फर्स्ट हाफ लाइफ में 50% ही रिमेनिंग होगा, सेकेंड हाफ लाइफ में जब 75% डिकम्पोज होगा 25% रिमेनिंग होगा, थर्ड हाफ लाइफ में 87.5% डिकम्पोज होगा, तो 12.5% जो होगा वो रिमेनिंग होगा। तो आपने याद रखना है, यहाँ पर एक्चुअली हमने 3 हाफ लाइफ डिस्कस किए हैं, 100 से 50 फर्स्ट, 50 से 25 सेकेंड, और 25 से 12.5 ये थर्ड हाफ लाइफ थी। तो आपने इसमें परसेंटेज डिकम्पोजिशन, परसेंटेज रिमेनिंग, इनको याद रखना, ये कभी भी चेंज नहीं होती विद रिस्पेक्ट टू हाफ लाइफ। सो ये जो भी हमने डाटा डिस्कस किया है, आपने सोचना है ये किस ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन का हो सकता है जिसमें हाफ लाइफ अमाउंट चेंज हो रही है लेकिन हाफ लाइफ चेंज नहीं हो रही। इसको भी आपने सोचना है और आगे भी आपको आंसर मिल जाएगा कि ये डाटा किसके लिए हो सकता है। फॉर द nth ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, हाफ लाइफ पीरियड ऑफ एनी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल कंसंट्रेशन रेज टू द पावर 1 लेस द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के इक्वल होगा। मीन हाफ लाइफ 1 ओवर ए की पावर n-1, या हम इसको लिख सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए की पावर 1 माइनस n भी लिख सकते हैं। 3 फॉर्मूलाज आपने याद रखने हैं फर्स्ट ऑर्डर के लिए, क्योंकि जब हम 1-1 पुट करेंगे तो 0 होगा, ए की पावर 0, तो इनिशियल कंसंट्रेशन पर फर्स्ट ऑर्डर की हाफ लाइफ इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती। तो जो अभी मैंने आपसे डाटा शेयर किया था वो भी फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का ही था, इसके लिए हाफ लाइफ है 0.693 ओवर के, इस फॉर्मूले से हम फाइंड करेंगे। सेकेंड ऑर्डर के लिए 1-2, तो ए की पावर जो कि यहां पर हम करेंगे 2-1, अगर हम इस फॉर्मूले में 2-1 लिखेंगे तो 1 आएगा हमारे पास, तो इसका फॉर्मूला 1 ओवर के ए। थर्ड के हाफ लाइफ के लिए ये स्क्वायर होगा, ए का स्क्वायर 1.5 ओवर के ए स्क्वायर। तो यहां पर 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने याद रखने हैं। फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की हाफ लाइफ इनिशियल कंसंट्रेशन पर इंडिपेंडेंट है, सेकेंड ऑर्डर की इनिशियल कंसंट्रेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, थर्ड ऑर्डर की इनिशियल कंसंट्रेशन के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। हाफ लाइफ पीरियड एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, हाफ लाइफ पीरियड ऑफ एनी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल कंसंट्रेशन। जो भी मैंने आपको पीछे फॉर्मूला बताया है उसी फॉर्मूले को यहां पर दोबारा मैंने लिखा है, ए की पावर n-1 में है। जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में n क्या होगा, 0 होगा। तो हाफ लाइफ जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल कंसंट्रेशन। मतलब अगर मैं इस फॉर्मूले में 1 ओवर ए की पावर 0-1 लिखूंगा तो ये क्या होगा, 1 ओवर ए, तो -1 दैट इज इक्वल टू ए। तो जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की हाफ लाइफ इनिशियल कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब हम इनिशियल कंसंट्रेशन को इंक्रीज करेंगे तो हाफ लाइफ भी इंक्रीज होगी, अगर हम इनिशियल कंसंट्रेशन को डिक्रीज करेंगे तो हाफ लाइफ भी डिक्रीज होगी। तो हाफ लाइफ इनिशियल कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और इसका फॉर्मूला क्या होगा, a ओवर 2 के इसका फॉर्मूला है। अब ये लास्ट पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट हाफ लाइफ इसमें ज्यादा होगी, सेकेंड हाफ लाइफ उससे कम होगी, थर्ड हाफ लाइफ उससे कम होगी। वाई? जब इनिशियल कंसंट्रेशन कम होगी तो डेफिनेटली हाफ लाइफ भी कम हो जाएगी, जब इनिशियल कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो हाफ लाइफ भी ज्यादा होगी, क्योंकि उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो आपने ये याद रखना है कि जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की हाफ लाइफ में फर्स्ट ऑर्डर की सबसे ज्यादा होती है, फर्स्ट हाफ लाइफ सबसे ज्यादा होगी, फिर उसके बाद सेकेंड हाफ लाइफ होगी, फिर उसके बाद थर्ड हाफ लाइफ होगी। इसी तरह से सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में या फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में हम फाइंड कर देंगे। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में n की वैल्यू 1 होगी तो इनिशियल कंसंट्रेशन पर इंडिपेंडेंट होगी, तो a की पावर 0, तो हाफ लाइफ 0.693 ओवर की होगा। तो इसमें फर्स्ट हाफ लाइफ, सेकंड हाफ लाइफ, थर्ड हाफ लाइफ तमाम इक्वल्स होंगी, और जितने भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं वो फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करती हैं। जो मैंने डाटा आपको बताया था जिसमें 50% डिकम्पोजिशन और रिमेनिंग था वो भी फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का था। फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में हाफ लाइफ जो है तमाम हाफ लाइफ जो हैं वो इक्वल होंगी, फर्स्ट हाफ लाइफ, सेकंड हाफ लाइफ, थर्ड हाफ लाइफ।
सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में n की वैल्यू 2 होगी, n की वैल्यू 2 होगी तो अगर हम इसमें n की वैल्यू 2 पुट करें तो इनिशियल कंसंट्रेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी, तो इसके लिए हाफ लाइफ का फॉर्मूला 1/Ka, और सेकेंड ऑर्डर की हाफ लाइफ फर्स्ट हाफ लाइफ सबसे कम होगी, सेकेंड उससे ज्यादा, थर्ड उससे ज्यादा। क्यों? क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जब इनिशियल कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो हाफ लाइफ कम हो जाएगी। मतलब आप इसको यूं समझें, अगर मेरे पास 100 ग्राम है, 100 ग्राम से 50 ग्राम ये फर्स्ट हाफ लाइफ है, तो इसकी जो हाफ लाइफ है वो मैं 30 मिनट डिस्पोज कर रहा हूं। अब कंसंट्रेशन 50 है, 50 को जब फर्दर हाफ करेंगे 25, तो अब हाफ लाइफ यहां पर ज्यादा हो जाएगी, यहां पर हाफ लाइफ 60 मिनट होगी, उससे डबल हो जाएगी क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इस तरह से जब इसको मैं फर्दर हाफ करूंगा विच इज 12.5 लिखूंगा, तो कंसंट्रेशन इससे फर्दर हाफ हो गई है, तो हाफ लाइफ इससे डबल हो जाएगी, मीन 120 मिनट होगी। सो ये आपको ऑर्डर अब समझ आ गया होगा कि थर्ड हाफ लाइफ सबसे ज्यादा, फिर सेकेंड हाफ लाइफ और फिर फर्स्ट हाफ लाइफ होगी। इस तरह से थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए n की वैल्यू 3 होगी, तो ये स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, उसके लिए 1.5/K 1/A², ये इसका फॉर्मूला होगा। और यहां पर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो यहां भी फर्स्ट हाफ लाइफ सबसे कम, सेकंड हाफ लाइफ फर्स्ट हाफ लाइफ के स्क्वायर के ज्यादा होगी, इसी तरह से थर्ड उससे ज्यादा होगी। तो ये हाफ लाइफ का फर्स्ट और सेकंड थर्ड हाफ लाइफ कहां पर सेम होती है, दैट इज ओनली फॉर जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए इक्वल होती है, और कहीं भी हाफ लाइफ जो है वो इक्वल नहीं होगी। व्हेन द रिएक्शन rate become 4 times by doubling the concentration of reactant, the order of reaction with respect to reactant। इसका मतलब कि अगर हम रेट के ए की हम कंसंट्रेशन को डबल करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस 4 टाइम, तो हम ए की पावर क्या लेंगे, तो आंसर 4 आएगा 2, तो यहां भी इसकी पावर 2 लेंगे। सो इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमारे पास क्या होगा, इट इज द सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। सो अगर हम कंसंट्रेशन को डबल करते, रेट भी डबल होता, तो फर्स्ट ऑर्डर था, कंसंट्रेशन को डबल किया, रेट 4 टाइम हो गया है, सो इट इज एग्जांपल ऑफ सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। मेथड्स फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन डिटरमिन फिजिकल मेथड्स हैं, ये 5 मेथड्स हैं। फर्स्ट है स्पेक्ट्रोमेट्री मेथड, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री इसमें यूज करते हैं अगर रिएक्टेंट या प्रोडक्ट अब्सॉर्ब अल्ट्रावायलेट आई या रेडिएशन को अब्सॉर्ब करने की एबिलिटी रखता है, उसका जो हम रेट है वो स्पेक्ट्रोमेट्री मेथड से फाइंड करते हैं। अमाउंट ऑफ रेडिएशन अब्सॉर्ब गिव द रेट ऑफ अ रिएक्शन। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मेथड, इसमें कंडक्टोमेट्री यूज करती हैं। कंडक्टिविटी डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ फाइन इन द सॉल्यूशन, कंडक्टिविटी ऑफ फाइन रिएक्टेंट गिव द रेट of a reaction। Dialectrometric method applied to the reaction in which the volume solution is changed, volume change the reaction is proportional to the extent of reaction। अगर वॉल्यूम चेंज होगा तो उसके लिए हम डायलेक्ट्रोमेट्रिक मेथड फाइंड करते हैं। ऑप्टिको रोटेशन मेथड में पोलैरिमीटर यूज करती हैं, रिएक्टिंग हुज मॉलिक्यूल्स रोटेट एंगुलर रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट, उसका जो रेट है वो हम ऑप्टिको रोटेशन मेथड से। और रिफ्रैक्टोमेट्रिक मेथड में रिफ्रैक्टोमीटर यूज करेंगे, इन विच रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस अकर्स, ट्रांसफॉर्मेशन ग्लूकोज इनटू अल्कोहल कैन बी एनालाइज्ड रिगार्डिंग द रेट ऑफ अ रिएक्शन थ्रू दिस मेथड, रिफ्रैक्टोमेट्रिक मेथड। ये 5 मेथड हैं, ये रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड करने के 5 मेथड है। नेक्स्ट हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड करने की भी मेथड स्टडी करेंगे, लेकिन उससे पहले ऑलरेडी हम बल्कि पढ़ चुके हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड करने के मेथड, तो आपने उन 5 मेथड्स को इनके साथ मिक्स नहीं करना। नेक्स्ट टॉपिक है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। इट इज अ मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी इन एडिशन टू द एवरेज काइनेटिक एनर्जी which the particle must have for effective collision is called activation energy। डेफिनेशन को अपने गौर से समझ लें कि मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी इन एडिशन टू एवरेज काइनेटिक एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी के अलावा विच पार्टिकल्स मस्ट हैव फॉर इफेक्टिव कोलिजन। यार कि कोलिजन शुड बी इफेक्टिव, अगर इनइफेक्टिव कोलिजन होगी तो एक्टिवेशन एनर्जी नहीं होगी, इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। कंडीशंस क्या है इफेक्टिव कोलिजन के लिए, या प्रॉपर ओरिएंटेशन होनी चाहिए, अगर प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं होगी तो इफेक्टिव कोलिजन नहीं होगी। और प्रॉपर एनर्जी मीन एक्टिवेशन एनर्जी या उसकी मिनिमम काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए कि पार्टिकल्स आपस में कोलाइड कर सकें। अगर पार्टिकल आपस में कोलाइड नहीं करेंगे तो भी इफेक्टिव कोलिजन नहीं होगी, और अगर इफेक्टिव कोलिजन नहीं होगी तो एक्टिवेशन एनर्जी भी नहीं होगी। Effective collision can take place only in the energy of colliding particle is high enough to overcome the repulsion between the electron around the particles, तभी effective collision होगी, otherwise no। If proper orientation means at the time of collision the atoms which are required to make a new bond should collide with each other, वो proper orientation के साथ एक दूसरे से collide करेंगे तो वो activated complex बनेगा। जब activated complex बनेगा जो एनर्जी होगी उसे हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। और एक्टिवेशन एनर्जी में
The rate of a reaction depend upon the energy of activation. The greater the activation energy, lesser will be the rate. इसका मतलब है रेट और एक्टिवेशन एनर्जी का रिलेशन क्या होगा? इनवर्स. एक्टिवेशन एनर्जी अगर कम होगी तो रेट ज्यादा होगा. ग्रेटर द एक्टिवेशन एनर्जी और रेट ऑफ रिएक्शन कम होगा, और अगर एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वो ज्यादा होगा. अब हम ग्राफ से अंडरस्टैंड करेंगे एग्जांपल में कि कंसिडर रिएक्शन ए टू बी में कंप्लीट हो रहा है टू फॉर्म अ न्यू बॉन्ड्स ए बी. ये हमारे पास ए रिएक्टेंट है, इसके साथ ये बी मॉलिक्यूल है, दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं, ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होती है और आगे प्रोडक्ट ए बी की फॉर्मेशन होगी. दिस इज कॉल्ड द एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स. इससे रिलेटेड, इसी इक्वेशन से रिलेटेड अभी आगे हम एमसीक्यूज भी करेंगे जो 2025 एमडीकैट में पूछा गया है. इट इज अ शॉर्ट लिव्ड एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का यहाँ मेंशन करें, ये शॉर्ट लिव्ड होता है, हाई एनर्जी स्पीशीज विच क्विकली ब्रेक डाउन इनटू प्रोडक्ट्स. द एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड द ट्रांजिशन स्टेट. इसे हम ट्रांजिशन स्टेट भी कहते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स को. In effective collision, the colliding molecules come close to each other, slow down just before collision. Their kinetic energy decreases and potential energy increase, which appear as the hill between reactant and product के दरमियान as a hill के तौर पर जो है आपको सामने आती है. अभी हम आगे ग्राफ करेंगे उसमें आपको ये क्लियर हो जाएगा. ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन में एक्सोथर्मिक रिएक्शन में, एज यू नो कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में जो रिएक्टेंट का जो हीट कंटेंट होता है वो ज्यादा होता है प्रोडक्ट से. जैसे हम वाई एक्सिस के अलोंग हम पोटेंशियल एनर्जी ले रहे हैं और एक्स एक्सिस के अलोंग हम रिएक्शन पाथवे लेंगे. अब इसमें ये जो आपको रिएक्शन नजर आ रहा है A2 प्लस B2 में ये रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है, तो ये रिएक्टेंट है विच इज एट हाई एनर्जी और ये प्रोडक्ट है जो कि लोअर एनर्जी पर आपको नजर आ रहे हैं ये प्रोडक्ट्स. और एक्सोथर्मिक रिएक्शन में रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा होती है, प्रोडक्ट की एनर्जी कम होती है. ए बी इसके अंदर प्रोडक्ट बनेगा. अब इसमें ट्रांजिशन स्टेट में दिस इज द एक्टिवेशन एनर्जी जिसको हम ई एफ भी कहते हैं. ये जो ब्लू लाइन में रिप्रेजेंट किए मैंने, दिस इज एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन. अगर हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन को रिवर्स करेंगे तो वो एंडोथर्मिक रिएक्शन बन जाता है और इसमें जो डेल्टा एच की वैल्यू होगी वो नेगेटिव होगी. अगर हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन को रिवर्स करेंगे तो एंडोथर्मिक होगा. तो एंडोथर्मिक के लिए ये बैकवर्ड रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी है. तो आप देखें इन दोनों में से कौन सी एनर्जी आपको ज्यादा नजर आ रही है, तो बैकवर्ड रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा नजर आ रही है. इसका मतलब है कि ई बी इज ग्रेटर देन द ई एफ या ई आर इज ग्रेटर देन द ई एफ. और बैकवर्ड रिएक्शन कौन सा है इसके अंदर, डेट इज द एंडोथर्मिक रिएक्शन. और यहां आपने एक पॉइंट याद रखना है, एंडोथर्मिक रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी हमेशा ज्यादा होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन से. कोई भी रिएक्शन होगा उसमें एंडोथर्मिक रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी एक्सोथर्मिक रिएक्शन से हमेशा ज्यादा होगी. अब इसके अंदर हम एक क्वेश्चन भी करते हैं कि अगर आपको क्वेश्चन में गिवन है कि एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो 30 किलो जूल है और इसमें डेल्टा एच की वैल्यू जो है वो -10 है और आपसे ई बी पूछा गया है, बैकवर्ड रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी पूछी गई है, तो हम सिंपली इन दोनों को ऐड करेंगे और इसके लिए आपने जो फॉर्मूला यूज करना है, ई बी बैकवर्ड रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी इज इक्वल टू ई एफ माइनस डेल्टा एच. ई एफ यहां पर 30 है -10, तो आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो बैकवर्ड रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी 40 होगी. और अभी मैंने आपको यही बताया कि बैकवर्ड रिएक्शन एंडोथर्मिक होगा और एंडोथर्मिक की एक्टिवेशन एनर्जी हमेशा एक्सोथर्मिक से ज्यादा होती है. अब हम नेक्स्ट ग्राफ एंडोथर्मिक का डिस्कस करेंगे. और एंडोथर्मिक में प्रोडक्ट की एनर्जी जो है वो ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू रिएक्टेंट. और इसमें फर्स्ट आपको जो रिएक्टेंट नजर आ रहे हैं और प्रोडक्ट जो है वो हाई एनर्जी स्टेट पर हैं. ट्रांजिशन स्टेट में ये एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड रिएक्शन की है. डेल्टा एच इसके अंदर डेफिनेटली पॉजिटिव होगा क्योंकि ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है. और अगर हम एंडोथर्मिक रिएक्शन को रिवर्स करेंगे तो वो एक्सोथर्मिक बनेगा और ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी है. तो यहां भी आपको नजर आ रहा है कि कौन सी एनर्जी ज्यादा है, फॉरवर्ड रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है. तो ई एफ इज ग्रेटर देन ई बी है. और ई एफ किसकी एनर्जी है, ई एफ इज अ एंडोथर्मिक रिएक्शन की है. हमने प्रीवियस ग्राफ में देखा वहां भी फॉरवर्ड रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी ई बी एंडोथर्मिक की रिएक्शन की एनर्जी ज्यादा थी. यहां ई एफ की एनर्जी ज्यादा क्योंकि ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है. और इस ग्राफ में भी अगर आपको वैल्यूज गिवन हो कि ई एफ जो है फॉरवर्ड रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो 40 है, जबकि ई बी आपको फाइंड करना हो और डेल्टा एच आपको गिवन हो विच इज अ +10, हम वही वैल्यू ले रहे हैं +10, तो हम सेम फॉर्मूला यूज करेंगे. मीन ई बी इज इक्वल टू ई एफ माइनस डेल्टा एच. यहाँ डेल्टा एच का साइन पॉजिटिव है, आपने ख्याल इस चीज का रखना है कि डेल्टा एच को आपने साइन के साथ आपने वैल्यू पुट करनी है. तो ई एफ 40 है -10, तो यहाँ पर हमारे पास ई बी क्या मिलेगी 30. और बैकवर्ड रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी एंडोथर्मिक में कम होती है. तो इस तरह से आप दोनों टाइप के जो क्वेश्चन है उनको आप सॉल्व कर सकते हैं. सो इन बोथ टाइप्स ऑफ रिएक्शन एक्टिवेशन एनर्जी
प्रोडक्ट तभी बनेगा जब ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स को वो बैरियर क्रॉस करता है। तो आपने एक और पॉइंट याद रखना है, ये जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स होता है इसकी एनर्जी रिएक्टेंट से भी ज़्यादा होती है हमेशा और प्रोडक्ट से भी ज़्यादा होगी। मीन एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स जो ट्रांजिशन स्टेट होती है उनकी एनर्जी दोनों से ज़्यादा होती है। अमाउंट ऑफ एनर्जी needed to weaken the existing bond to an extent that can be broken through collision। एमडी का 2025 का ये क्वेश्चन है। और अभी जो हमने एग्जांपल देखी थी, अगर आपने उसमें देखा हो कि ए के बॉन्ड पहले वीक हो रहे थे, फिर बी के बॉन्ड वीक हो रहे थे और देन ए बी प्रोडक्ट बन रहा था। सो इट इज अ डेफिनेशन ऑफ द एक्टिवेशन एनर्जी। तो आंसर होगा एक्टिवेशन एनर्जी। आप इसमें थ्रू कोलिजन, और कोलिजन एक्टिवेशन एनर्जी में ही होती है कि बॉन्ड वीक होंगे और नए बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट है फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नेचर ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड करते हैं। मोर द एक्टिव रिएक्टेंट्स फास्ट रिएक्शन होगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द इनर मोस्ट शेल इफेक्ट द रिएक्टिविटी ऑफ रिएक्टेंट। 1A और 2A के रिएक्शन फास्ट होते हैं। न्यूट्रलाइजेशन के रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है ये फास्ट होंगे। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। रिएक्शन इज ड्यू टू इफेक्टिव कोलिजन ऑफ द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स। ग्रेटर द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इफेक्टिव कोलिजन ज्यादा होगी। याद रखिए जब कंसंट्रेशन की रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो इफेक्टिव कोलिजन ज्यादा होगी। इन केस ऑफ रिएक्टेंट गैसेज द कंसंट्रेशन इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग देयर पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर को इंक्रीज करें तो उसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी जिससे रेट इंक्रीज होगा। Rate of reaction is directly proportional to the concentration of reactant. Sometimes concentration of reactant become double, the rate of reaction increases 4 times। ये भी आगे हम डिटेल में मैं डिस्कस करूंगा कि किस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में कंसंट्रेशन को चेंज करने से ऑर्डर क्या होता है। आप जैसे यहाँ पर देखिए, अगर फर्स्ट ऑर्डर हो, ये उसकी रेट इक्वेशन है। अगर मैं कंसंट्रेशन ऑफ ए को डबल करूंगा तो रेट कितने टाइम इंक्रीज होगा? 2 टाइम। सो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में कंसंट्रेशन को डबल करने से रेट 2 टाइम इंक्रीज होता है। सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में अगर मैं दोनों रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को डबल करूंगा तो रेट इंक्रीजेज 4 टाइम। या इसी की जो रेट इक्वेशन होगी, रेट इज इक्वल टू के। अगर मैं सिंपल ए का स्क्वायर भी लिखूं यहां पर, दिस इज आल्सो सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो यहां मैं अगर ए की कंसंट्रेशन को डबल करूंगा तो रेट तब भी 4 टाइम ही इंक्रीज होगा। थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अगर मैं दोनों रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को डबल करूंगा तो रेट ए टाइम इंक्रीज होगा। जैसे अगर आप ए की जगह भी 2 पुट करें, इसका स्क्वायर लें, बी की जगह भी 2 पुट करें, 2 का स्क्वायर 4, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 8। तो थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में अगर आप कंसंट्रेशन को डबल करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो 8 टाइम इंक्रीज होगा। जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में क्योंकि जो ए होगा, जब कोई भी रिएक्टेंट होगा उसकी पावर 0 होती है, हम उसको काउंट ही नहीं करते। इट इज इंडिपेंडेंट अपॉन द कंसंट्रेशन, और इसमें जो रेट होगा वो सेम रहता है, वो रेट इंक्रीज नहीं होता। सो इन शॉर्ट आपने याद रखना है कि जब आप कंसंट्रेशन रिएक्टेंट को इंक्रीज करें, रेट इंक्रीज ना हो, दैट इज अ जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अगर आपके पास फ्रैक्शनल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है हाफ, आप कंसंट्रेशन को 4 टाइम इंक्रीज करेंगे, रेट सिर्फ 2 टाइम इंक्रीज होगा। क्योंकि अगर आप कंसंट्रेशन को 4 टाइम इंक्रीज किया और 4 की पावर 1/2 लेंगे तो आंसर आपके पास 2 ही आएगा, तो इसका रेट 2 टाइम इंक्रीज होगा। इस तरह से अगर आपके पास 1/3 ऑर्डर है, कंसंट्रेशन को आप 8 टाइम इंक्रीज करेंगे तो रेट 2 टाइम होगा। बिकॉज 8 की पावर आप 1/3 लेंगे, क्यूब रूट लेंगे तो आंसर आपके पास 2 होगा। तो आपने सिंपल जितने टाइम कंसंट्रेशन को इंक्रीज किया है, कंसंट्रेशन की आप पावर लेकर देखें कि जिससे आपको रेट मिल रहा हो, जो पावर लेंगे वही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा। अब हम यहां पर डिफरेंट एक्सपेरिमेंटल डाटा शेयर करेंगे, डिस्कस करेंगे, जिससे हम रेट इक्वेशन और रेट लॉ को फाइंड करते हैं। अब ये वो पोर्शन है जिसमें स्टूडेंट को अक्सर प्रॉब्लम होती है, तो आपने इसको जरा ध्यान से समझना है। यहां देखिए ए की कंसंट्रेशन को मैंने डबल किया है, बी की कंसंट्रेशन कांस्टेंट है, रेट भी डबल हो गया है। उसके बाद मैंने ए को कांस्टेंट कर दिया, अब मैंने बी को डबल किया है, तो रेट 2 से 8 हो गया है। अब कितने टाइम इंक्रीज हुआ? अगर आप 8 को डिवाइड करें 2 से तो आंसर क्या आएगा? 4 आएगा। इसका मतलब है कि मैंने बी को जब डबल किया तो रेट 4 टाइम इंक्रीज हुआ है, तो बी के रेट स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यहां मैंने दोबारा ए को डबल किया है, बी को भी मैंने डबल कर दिया है, तो रेट मेरे पास 2 से 16 हो गया। इसका मतलब है 16 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो आंसर मेरे पास क्या आएगा? 8। तो अगर हम कंसंट्रेशन को डबल करें, रेट 8 टाइम हो, अभी हमने पढ़ा था थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा, तो इसकी रेट इक्वेशन क्या होगी? रेट इज इक्वल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए की कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा,
लेकिन B की कंसंट्रेशन के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। सो इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा? 1 + 2, इट इज अ थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये डाटा जो होगा ये थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस तरह से अनदर टेबल हम देखते हैं, यहाँ हमने A की कंसंट्रेशन को डबल किया है तो रेट भी डबल हो गया है। उसके बाद मैंने B की कंसंट्रेशन को डबल किया है तो रेट 1 से 4 टाइम हो गया। इसका मतलब है ये भी 4 टाइम हो गया। वहां कंसंट्रेशन 2 थी इनिशियल, यहां पर 4 है, 1 4 हो गया। मैंने दोनों को डबल किया तो रेट 8 टाइम हो गया। यहां भी सेम वही कॉन्सेप्ट है। सो मैंने वैल्यू चेंज किया समझाने के लिए कि यहां भी जो रेट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कंसंट्रेशन ऑफ ए के, और बी की कंसंट्रेशन को डबल करने से रेट 4 टाइम इंक्रीज हुआ है तो बी का स्क्वायर होगा। अनदर टेबल हम देखते हैं, इसमें मैंने ए की कंसंट्रेशन को डबल किया है तो रेट 2 से 8 हो गया। इसका मतलब है कि 4 टाइम रेट इंक्रीज हो गया, यहां पर 4 टाइम। उसके बाद मैंने बी की कंसंट्रेशन को डबल किया तो रेट चेंज नहीं हुआ, रेट सेम वही रहा है, 2 से 2 ही रेट है। फिर मैंने दोनों को डबल किया तो रेट 2 से 8 हो गया है, 4 टाइम इंक्रीज हुआ है। तो सिंपली इसकी हम रेट इक्वेशन लिख सकते हैं, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ए स्क्वायर, और बी की कंसंट्रेशन इंक्रीज करने से रेट इंक्रीज नहीं हुआ तो मैं बी की पावर 0 लिख दूंगा। सो दिस इज द 2 + 0, इट इज द सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की एग्जांपल है। अनदर टेबल हम डिस्कस करते हैं, इसमें ए की कंसंट्रेशन को हमने डबल किया है तो रेट सेम नजर आ रहा है, रेट इंक्रीज नहीं हुआ। बी को मैंने डबल किया तो रेट डबल हो गया है। मैंने दोनों की कंसंट्रेशन को डबल किया तो रेट डबल ही हुआ है। इसका मतलब है इस डेटा के अंदर रेट जो है वो इंडिपेंडेंट है अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ ए की कंसंट्रेशन की पावर 0 और बी के साथ इसका रिलेशन जो है वो डायरेक्ट होगा। सो इट इज द फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होगा वो 1 होगा। आई होप ये डिफरेंट टेबल जो मैंने डिस्कस किए हैं इससे आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। फैक्टर्स में सरफेस एरिया, ग्रेटर द सरफेस एरिया greater the rate of a reaction. Light directly proportional, the light travel in the form of a photon have energy depending upon the frequency of light. Light gives the energy of reactant to activated complex in minimum time. Light भी rate of reaction को increase करती है। टेम्परेचर, बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर नंबर ऑफ कोलिजन मॉलिक्यूल्स की इंक्रीज होती हैं। रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा इंक्रीजिंग टेम्परेचर। बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर 10 केल्विन रेट ऑफ रिएक्शन रफली डबल हो जाता है। आर्हेनियस इक्वेशन जो है इस रेट के इफेक्ट को एक्सप्लेन करती है। अब ये आर्हेनियस इक्वेशन में ये ग्राफ पहले आपने समझना है। इस रेट ऑफ रिएक्शन में ये टेम्परेचर T2 हाई टेम्परेचर है टेम्परेचर T1 से, ठीक है। ये शेडेड एरिया जो आपको नजर आ रहा है, जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो रेट को इंक्रीज कर रहा है। यहां पर काइनेटिक एनर्जी को टेम्परेचर कोई इफेक्ट नहीं कर रहा। जो मॉलिक्यूल इस बॉर्डर लाइन को क्रॉस करेंगे, ये जो डॉटेड लाइन है, मिनिमम काइनेटिक एनर्जी नीड फॉर रिएक्शन टू अकर, वो प्रोडक्ट में चेंज होगी। एक्चुअली काइनेटिक एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर अ रिएक्शन मिक्सर एट 2 डिफरेंट टेम्परेचर, द साइज ऑफ द शेडेड एरिया अंडर द कर्व आर प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ टोटल फ्रैक्शन। अगर आप वाई एक्सिस पे देखें, फ्रैक्शन ऑफ टोटल मॉलिक्यूल्स हैं दैट पोजेस द मिनिमम एक्टिवेशन एनर्जी। मीन जो मॉलिक्यूल इस लाइन को क्रॉस करेंगे वो प्रोडक्ट में चेंज होंगे। सो यहां एक पॉइंट आपने याद रखना है कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से एक्टिवेशन एनर्जी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं हुआ, एक्टिवेशन एनर्जी चेंज नहीं होगी, जस्ट कोलिजन इंक्रीज होगी और उस कोलिजन से रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा। इसमें ही आपने एक और पॉइंट समझना है कि कैटलिस्ट ऐड करने से इफेक्ट क्या होगा। वी नो डैट कि कैटलिस्ट जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज कर देते हैं। तो अगर हम इसी ग्राफ में कैटलिस्ट ऐड करेंगे तो वो इस बॉर्डर लाइन को चेंज कर देगा, वो ये लाइन यहां पर आ जाएगी, और जब यहां पर आएगी तो इस केस में ये एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज होगी। तो यहां पर हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे उस एरिया के अंदर, जिसकी वजह से रेट इंक्रीज होगा। दोनों का काम, टेम्परेचर और कैटलिस्ट का काम रेट इंक्रीज करना है, लेकिन दोनों के पाथवे जो है वो डिफरेंट है। टेम्परेचर कोलिजन की वजह से इंक्रीज करता है, जबकि जो कैटलिस्ट है वो एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करता है, जिससे रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो इंक्रीज होगा। आर्हेनियस इक्वेशन क्या होती है? K = AE - EA over RT. Actually, Arrhenius equation explains the effect of temperature on the rate constant of the reaction. The rate constant K for many simple reactions found to be vary with the temperature के साथ। अब आपने एक Arrhenius equation याद रखनी, इसकी डेरिवेशन डिराइव फॉर्म जो है log K is equal to -EA over 2.303 R into 1/T प्लस log A। ये इसकी ड्राइव फॉर्म में, ठीक है। एक आपने ये इक्वेशन याद रखनी, दूसरे आपने ये इक्वेशन। मैथमेटिक्स की स्ट्रेट लाइन इक्वेशन होती है y = -m.x + c। ये मैथमेटिक्स की स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है। y एक्सिस के लॉन्ग हम लेंगे log K,
m इज द स्लोप, ये स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा है। अलॉन्ग एक्स एक्सिस हम 1/t लेंगे और c इज द इंटरसेक्ट पॉइंट। याद रखिएगा स्लोप, इसमें जो स्लोप फाइंड करते हैं और स्लोप का जो यूनिट होता है बच्चों वो केल्विन होगा, और अलोंग एक्स एक्सिस हम पर केल्विन लेते हैं। ये दो इक्वेशन आपने याद रखनी है। इसके साथ आपने मैथमेटिक्स की स्ट्रेट लाइन इक्वेशन याद रखेंगे। अब आप इस ग्राफ्स को देखें, अलोंग एक्स एक्सिस 1/t लिया, जो भी मैंने पीछे इक्वेशन बताया था, लॉग के अलोंग वाई एक्सिस है। अब हम ये एक स्ट्रेट लाइन हमें मिलती है y एक्सिस से x एक्सिस की तरफ, ये आपको स्ट्रेट लाइन नजर आ रही है। अब ये स्ट्रेट लाइन में हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं टू मेजर द एंगल थीटा। यहां पर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। परपेंडिकुलर से लेकर x एक्सिस का जो डिस्टेंस है ये इंटरसेक्ट पॉइंट कहलाता है, इसे हम कहते हैं log a। ये जो स्ट्रेट लाइन है ये मैथमेटिक्स के सेकंड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करती है, और यहां पर एंगल थीटा, टेन थीटा जो होगा वो नेगेटिव है, क्योंकि टेन की वैल्यू जो होती है मोर देन ग्रेटर देन 90 वो भी नेगेटिव होती है, और सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में भी जो टेन की वैल्यू होती है वो हमेशा नेगेटिव होती है। सो ये लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है टू मेजर द एंगल थीटा मेजर करने के लिए। नेगेटिव क्वांटिटी बिकॉज थीटा एंगल इज ग्रेटर देन 90 एंड टेन ऑफ एंगल मोर देन 90 भी हमेशा नेगेटिव होते हैं। तो ये आपने आर्हीनियस का ग्राफ जो इसको याद रखना है कि एक्स एक्सिस लॉन्ग क्या है, वाई एक्सिस के लॉन्ग क्या होगा, ये वैल्यूज नॉर्मली इसमें पूछी जाती हैं। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज, ये KMU 2025 का क्वेश्चन है। किस वजह से टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेट क्यों इंक्रीज होगा? तो ड्यू टू द इंक्रीज द नंबर ऑफ कोलिजन फ्रीक्वेंसी, कोलिजन फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होंगी तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो भी इंक्रीज हो जाता है। ओरिएंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स मोर इंपॉर्टेंट इन द फॉलोइंग केसेस, KMU 2025 का ये क्वेश्चन है। किस केसेस में जो है ओरिएंटेशन जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी? हाई प्रेशर, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, पॉलीटॉमिक मॉलिक्यूल्स या लो प्रेशर। आपने याद रखना है ओरिएंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल इज मोर प्रोमिनेंट इन द फॉलोइंग केसेस एक्सेप्ट की बात की है, तो याद रखिएगा लो प्रेशर में ओरिएंटेशन जो है वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होगी, बाकियों में इंपॉर्टेंट होगी। क्यों होगी? अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी, कोलाइड विद सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी, अगर एक्टिवेशन एनर्जी की इक्वल होगी तो कोलिजन होगी, और उनकी प्रॉपर ओरिएंटेशन होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट ऑफ ओरिएंटेशन बिकम ग्रेटर व्हेन द मॉलिक्यूल्स आर कॉम्प्लेक्स और पॉलीटॉमिक होंगे। सो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल में भी ओरिएंटेशन या पॉलीटॉमिक में भी ओरिएंटेशन जो है वो इंपॉर्टेंट होगी। हाई प्रेशर कोलिजन बिकम मोर फ्रीक्वेंट, सो ओरिएंटेशन कैन आल्सो बी इंपॉर्टेंट, इसमें भी हाई प्रेशर में भी इंपॉर्टेंट होगी। बट एट लो प्रेशर मॉलिक्यूल फार्दर अपार्ट कोलिजन्स आर लेस फ्रीक्वेंट, देयरफॉर ओरिएंटेशन फैक्टर इसके अंदर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होगा। तो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि किस कंडीशन पर ये ओरिएंटेशन जो है वो इंपॉर्टेंट एक्सेप्ट का पूछा गया, तो दैट्स व्हाई हम आंसर करेंगे लो प्रेशर के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन द टेम्परेचर रिएक्शन इंक्रीजेस 10 to 60 डिग्री सेल्सियस द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज बाय हाउ मेनी टाइम्स। जब भी इस तरह का क्वेश्चन होना तो आपने इस टेम्परेचर को लिखना 10 के डिफरेंस से, 10, 10, 20, 20 के बाद 30, देन 40, 50 और 60, ये आपने टेम्परेचर को लिख लिया। अब फॉर एवरी 10 डिग्री राइज ऑफ टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस 2 टाइम, यहाँ 2 टाइम होगा, 4 टाइम होगा, 4 को डबल करें 8 टाइम होगा, 16 टाइम होगा एंड 32 टाइम होगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस बाय हाउ मेनी टाइम्स? 32 टाइम्स जो है रेट इंक्रीज होगा। इस क्वेश्चन में स्टूडेंट डिफरेंट शॉर्टकट भी यूज करती हैं, मैं रिकमेंड यही करूंगा कि आप इसमें शॉर्टकट यूज ना करें। 10 के डिफरेंस से टेम्परेचर लिखें और उसके बाद आप 2 मल्टीप्लाई करते जाएं, 2, 4, 8, 16, 32, और उससे आपको इजीली आंसर मिल जाएगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ तक आज का हमारा लेक्चर था। आई होप कि आपको आज का लेक्चर जो है वो क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप जरूर पूछ सकती हैं। आज जो एक्चुअली रिएक्शन काइनेटिक का चैप्टर है, इसमें कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होने चाहिए, कॉन्सेप्ट के साथ आपकी इन्फॉर्मेशन स्ट्रांग होनी चाहिए। अगर आपके कॉन्सेप्ट प्लस इन्फॉर्मेशन स्ट्रांग है तो आपका ये चैप्टर जो है वो बहुत स्ट्रांग होगा। बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज।